हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आपको क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना कौन सा क्रिया है। दूध से दही बनना कौन सा क्रिया है। आप लोग जांच करते रहिएगा कि हमारा कितना सही हुआ। तो दूध से दही बनना किण्वन क्रिया है। कौन सा? किण्वन। आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा जिसमें आंसर हो जाएगा किण्वन, याद रखिएगा। फिर है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो 2.1 से 3.8 के बीच। कितना? 2.1 से 3.8 के बीच, यानी अम्लीय। हम बता दे रहे हैं पीएच मान क्या होता है। तो देख लीजिए, एक ठो स्केल हम बना दे रहे हैं। स्केल बना दे रहे हैं। यह हो जाएगा 0, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 के बाद 8, 9, 10 और इधर कम हो जाएगा 6, 5, 4। ठीक है। तो अगर 7 से किसी विलयन का पीएच मान कम हो तो उसको हम कहेंगे अम्लीय। क्या कहेंगे? अम्लीय। ठीक है, एसिड यानी एसिडिक। ठीक है, अम्लीय कहेंगे। और कोई विलयन का पीएच मान 7 से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको कहेंगे क्षारीय। क्या कहेंगे? क्षारीय, याद रखिएगा। कोई विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अम्लीय। और कोई विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा रहेगा तो उसे क्षारीय कहेंगे। समझ में आ गया? और आप लोग पूछिएगा कि 7 रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? तो इसको आप लवण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लवण। शुद्ध जल भी बोल सकते हैं, शुद्ध जल भी बोल सकते हैं, और उदासीन विलयन भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? 3 तो बोल सकते हैं, उदासीन विलयन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो फिर आगे है कि धातु के ऑक्साइड मूलतः कैसे होते हैं। धातु के ऑक्साइड मूलतः कैसे होते हैं? तो भस्म यानी क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया? फिर है कि लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। तो किस सूचक पूछ रहा है यहाँ के? लाल पत्ता गोभी किस सूचक का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक, याद रखिएगा। फिर है कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी है। क्या उपयोगी है? तो फिटकिरी। क्या हो जाएगा? फिटकिरी। फिर आगे है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या? गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनीकरण, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। फिर है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। और अगर आपसे पूछे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का, याद रखिएगा। फिर आगे है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ठीक है। फिर है कि जिंक ब्लेड अयस्क है। जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? तो जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। किसका? जस्ता का, याद रखिएगा। फिर आगे है कि सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। आंसर भी हम बता दिए। आपसे पूछेगा कि सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, तो आपको आंसर देना है कि सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। क्लियर? फिर है कि जंगरोधी स्टील क्या है। जंगरोधी स्टील क्या होता है, चाहे क्या है, पूछेगा। तो जंगरोधी स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। समझ में आ गया? फिर है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन है। क्या? ब्रोमीन, जिसका संकेत Br होता है, याद रखिएगा। फिर आगे है कि अल्मुनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण। क्या कहलाती है? एनोडीकरण। ठीक है। यहाँ और आगे क्वेश्चन है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। और आपसे इस क्वेश्चन को पलट के पूछ सकता है कि सोल्डर किस किस धातु का मिश्रण है? तो आपको आंसर लिखना है सीसा और टीन का। ठीक है। फिर है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है? किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, जिसमें आंसर हो गया लिथियम। सोडियम भी हो सकता है, सोडियम को भी चाकू से हम काट सकते हैं, पर ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा। ठीक है। फिर है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या होती है तो कितनी होती है? 26। और पूछा कि लोहे का संकेत क्या होता है? तो लोहे का संकेत Fe होता है। क्लियर है। और सोडियम हम आपको बताया, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और सोडियम का संकेत आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा कि सोडियम का संकेत क्या होता है। ठीक है। फिर है कि लोहे की, यहाँ तक तो हो गया। फिर है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तो लोहा का। स्टेनलेस स्टील लोहा का मिश्र धातु है। आ गया समझ में। फिर है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है। क्या है? हीरा है, याद रखिएगा, हीरा। फिर है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। क्या? पीतल, याद रखिएगा। आगे है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क एक तो पूछेगा तो बॉक्साइट आप लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। फिर है कि अयस्क में मिली हुई अशुद्धियाँ, क्या? अयस्क में मिली हुई अशुद्धियाँ को क्या कहते हैं? तो अयस्क में मिली हुई अशुद्धियाँ को गैंग कहते हैं। आपसे सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि गैंग किसको कहते हैं? तो साइकिल वाला गैंग आपको नहीं लिखना है, लिखना है कि अयस्क में मिली हुई अशुद्धियाँ को गैंग कहते हैं। ठीक है। फिर है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का? टंगस्टन का, याद रखिएगा। फिर है कि लोहा और कार्बन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो लोहा और कार्बन के मिश्र धातु को इस्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। यहाँ आंसर लिखा हुआ है। फिर है कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।